हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल घटना घटी है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। हे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे गेमिंग स्किल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं कितना अच्छा गेमर हूँ, साथ ही मुझे आ गया है पैसा कमाना, वो भी अप टू 50 लैक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पता है कैसे? डाउनलोड करिए प्लेयर स्पॉट ऐप। यहाँ 15 से भी ज़्यादा गेम मिलेंगे जैसे कि कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टेकी बर्ड्स, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स, फ्रूट स्लाइस एसेट्रा। आप रमी गेम में सिर्फ एक पैसा से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते हो। प्लेयर स्पोर्ट पे रमी खेलने के कई सारे फायदे हैं। ये एक 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है जिसके 70 लाख से भी ज़्यादा यूज़र हैं और हमारे लिए तो और मौके आते रहते हैं। मेरा रेफरल कोड PLAYS200 यूज़ करके आप पाओगे 200 रुपये का साइन अप बोनस, जिससे आप और भी गेम्स खेल सकते हो। इसमें आप शिप फाइट, एंटमैन, चेस, हाउजी, क्विज जैसे कई सारे गेम्स खेल के आसानी से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। इसमें एक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम भी है जिसमें आप जिसको भी ये गेम रेफर करते हो उसके खेलने का 2% आपको भी मिल जाएगा। तो इससे पहले कि आपके 50 लाख की विनिंग कोई और बाजी मार ले, जाके डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और मिलते हैं रमी के टेबल पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, ना ही ये बता सकता हूँ कि ये घटना किस जगह पे हुई है। बस यही बता सकता हूँ कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। बात लगभग 4 साल पहले की है। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की थी। मेरी एक ताई जी थी जिनके पति काफ़ी समय पहले ही गुजर चुके थे। वो अपने घर में अकेली रहा करती थी। एक दुखद घटना में उनकी मौत हो गई। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उनका घर खाली हो गया। जाने से पहले उन्होंने खुद ही अपने मन से अपने उस घर को हमारे नाम कर दिया था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एकदम सुनसान एरिया था, पर हाँ, वो एक ऐसा एरिया था जो कि शहर के बाकी हिस्सों से कम डेवलप्ड था और इसी वजह से उस घर में हम लोगों का भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पर हाँ, मैं उस घर में अक्सर आया जाया करता था, कभी अपने दोस्तों को लेकर, कभी किसी और वजह से, लेकिन हाँ, मैं वहाँ अक्सर जाता था। मोस्टली मेरा वहाँ जाने का रीज़न पार्टी करने के लिए ही होता था। पर उस घटना के बाद से सब कुछ एकदम बदलता गया। चेतन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, एक काफ़ी अच्छा लड़का, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बदल गया था। दरअसल 5 साल पहले उसकी मम्मी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें एक ट्रक ने उसकी मम्मी को बीच में से आधा काट दिया था। इस घटना के बाद से वो बिल्कुल ही बदल गया था। दिन रात सिर्फ इंटरनेट पर भूतों से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ता रहता और मान लो वो बस हर टाइम उन्हीं पर रिसर्च करता रहता था। बीच बीच में हमसे जब वो मिलता तो वो थोड़ा नॉर्मल रहता, वरना ज़्यादातर टाइम वो यही सब करता रहता था। हम भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि हम पहले ही उसे मनाने की काफ़ी कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, हाँ, उस वक्त यही दिन आने वाला था। पर क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स सिंगल थे, इसीलिए किसी का भी कोई खास प्लान नहीं था। लेकिन फिर तभी हम में से ही एक दोस्त ने आइडिया दिया कि क्यों ना मेरे उस खाली घर में पार्टी करी जाए। मेरा वैसे मन तो नहीं था, लेकिन चेतन ने मुझे इस बात के लिए मना लिया। इसके पीछे इसके क्या इंटेंशंस थे ये मुझे बाद में पता लगे थे। जैसे ही पार्टी की बात निकल कर आई, चेतन ने फौरन बता दिया कि पार्टी के बाद हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जिससे हम आत्माओं को अपने पास बुला सकें। ऐसी बात लगभग आप में से हर किसी के दोस्त ने कभी ना कभी आपसे कही होगी और ये आपको एक मजाक से ज़्यादा कभी कुछ लगता नहीं होगा। और उस बेचारे की तो मम्मी भी नहीं थी, इस वजह से वो इन सब चीज़ों में और ज़्यादा उलझ गया था। इसीलिए हमने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने कहा ठीक है। पार्टी की प्लानिंग अच्छे से हो चुकी थी और उसी शाम चेतन और मैं कुछ बियर की बोतल्स और थोड़ा बहुत और सामान उस घर में ले आके रख दिए थे।
रात के लगभग 8 बजे थे कि हमारे 2 और फ्रेंड्स, जिनमें एक नेहा और एक शिवम थे, वो हमारे घर पे आ चुके थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक कम डेवलप्ड एरिया था। रात के टाइम तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान ही हो जाता था, क्योंकि जो वहाँ पे थोड़े बहुत घर थे, लोग उन्हीं के अंदर चले जाते थे और रोड पर ज़्यादा स्ट्रीट लाइट थी नहीं। चेतन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा नेहा और शिवम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नेहा एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी और शिवम, वो मेरा काफ़ी पहले से दोस्त था, क्योंकि उसकी मम्मी और मेरी मम्मी साथ में ही पहले हॉस्पिटल में काम करते थे। जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक हमने आराम से अपनी पार्टी कर ली और उसके बाद चेयर्स पर बैठकर ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी चेतन एक बड़ा सा बक्सा लेकर आ गया और उस बक्से को उसने हमारे साइड में रख दिया। उसने कहा चलो अब शुरू करते हैं। हमारे पास भी कुछ करने को खास था नहीं और हमें सोना ही था, इसलिए हमने कहा चलो जैसा ही कहता है इसकी बात मान ही लेते हैं। उस वक्त से अजीब चीजें शुरू हो गई थी। उसने काफी सारा नमक लिया और उसने उस नमक से एक गोल घेरा बनाया। उस घेरे के बीच में उसने एक स्टार जैसी आकृति बनाई और उसके लगभग हर एक कोने पर एक मोमबत्ती जला दी। वो सर्कल इतना बड़ा था कि उसमें हम चारों के बैठने की जगह थी और बीच में एक और छोटा सा गोल घेरा, जिसके अंदर उसने एक बड़ी सी थाली रखी थी, जिसके ऊपर उसने थोड़े लकड़ी के टुकड़े रखे और वहां पर आग जला दी। अभी हम जिस रूम में थे वो सबसे अंदर वाला रूम था और उस रूम में कोई भी विंडो वगैरह नहीं थी। इसके ऊपर से उसने हमसे लाइट्स भी ऑफ करवा दी थी, ये कहकर कि इसी से ये सब अच्छे से होगा। हमें यकीन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मजे के लिए उसकी बात मान ही ली। टीनेज में एक अलग ही प्रकार का जोश आपके अंदर होता है, जो कि आपसे क्या क्या करवा लेता है यह आपको भी नहीं पता। इस सब के बाद पता नहीं कहां से चेतन एक पुरानी सी किताब लेकर आ गया था, उसके पन्ने पलटने लगा। इसके बाद मुझे याद है वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा। हम बस शांत बैठे थे। धीरे से बड़बड़ाते हुए वो कुछ पत्तियां या फिर न जाने जो कुछ भी था उन्हें उस आग में डाल देता। हम बस उसकी तरफ घूरे जा रहे थे, ये सोच के कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है। इसके बाद उसने बोलना शुरू करा, हमारी बलि स्वीकार करो। ये सुनते के साथ ही हमारे मन में अजीब तरह के ख्याल आने लगे और तब हमने वो चीज देखी जो उसने सबसे हमसे छुपा रखी थी। उसके साइड में एक चाकू रखा था। उसने फौरन वो उठाया और अपनी कलाई काट दी। नेहा एकदम से उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन उसने अपना हाथ झटक दिया और कहा चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। उसने अपनी कलाई का काफी सारा खून उस आग में टपका दिया। उसने अपनी कलाई नस पे से नहीं बल्कि उसके थोड़ा ऊपर से काटी थी, जिसे देखकर हम भी समझ गए कि ये शायद ऐसे ही कर रहा है। इसके बाद वो और तेज तेज ये चीजें बड़बड़ाने लगा कि आप जहां कहीं भी हैं हमारी बात माने और यहां आ जाएं। वो ये सब कर ही रहा था। इसी बीच में हमें बाहर मेन गेट पे किसी के होने की आवाज आई और वो लगातार गेट पे दस्तक दे रहा था। हम सारे एकदम से उछले और डर गए, ये सोच के कि कौन आया है। नेहा फौरन उठी और बाहर जाकर देखने लगी तो वहां पर 2 लड़कियां थी। एक लगभग 14-15 साल की होगी और एक लगभग 8-9 साल की। जो छोटी वाली थी उसके पैर में चोट लगी हुई थी और सामने ही एक साइकिल खड़ी थी। हम लोग ये सोचने लगे कि आखिर इस टाइम पर ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर उस बड़ी वाली लड़की ने बताया कि वो लोग अभी आते हुए अपनी साइकिल पे से गिर गए थे और उसकी छोटी बहन को चोट लग गई है। वो ज़्यादा हिल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो हमारी मदद चाहते थे। हमने भी उनकी मदद कर दी और शिवम जल्दी ही उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर उनके घर पे छोड़कर आ गया। आने के बाद फिर से चेतन ने सारी लाइट्स ऑफ करवा दी और हमें उसी जगह पर वापस से बिठा दिया। एक बार फिर से वो जोर जोर से यही सब चिल्लाने लगा। इसी सब के बीच में नेहा ने एक अजीब सी आवाज निकाली और उसे सुनकर मैं तो डर ही गया था, लेकिन ये मुझे थोड़ा देर में रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक और ऐसी चीज हुई जिसने हम सबको शांत कर दिया। वहां पर लगी हुई सारी मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी और जैसे ही ऐसा हुआ चेतन ने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है। उसने एकदम धीमी आवाज में फिर से कहा क्या आप हमारे साथ हो।
तभी उस घर में जो किचन था वहां से हमें एक बर्तन के नीचे गिरने की आवाज आई। यह आवाज सुनते के साथ ही नेहा उठकर उसे जाने ही वाली थी कि उसने उसे रोक दिया और कहा, इस सर्कल के बाहर मत जाना, इसके बाहर नहीं जाओगे तो किसी को कोई भी खतरा नहीं होगा। हाँ, अब उसकी बात से हमें भी काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि चीजें हो ही कुछ इस तरीके से रही थी। क्या कोई हमारे पास है? उसने फिर से अपनी यही बात दोहराई, और इस बार जो हुआ वो एक खौफनाक रात की शुरुआत थी। नेहा नीचे देखने लगी। मुझे अब भी याद है अच्छे से, उसके मुंह से मैंने कुछ काला धुआं निकलते हुए देखा था। उसके मुंह से काफी ज्यादा बुरी सी आवाजें आ रही थी, मानो वो उल्टी करने वाली हो, और उसके मुंह से वो काला सा धुआं चारों तरफ फैलने लगा। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा डरावना था। एकदम से मैंने देखा कि नेहा के बालों में आग लग रही थी और उसके बाल जले जा रहे थे। वो अब काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। चेतन एकदम जोर से चिल्ला, लाइट जलाओ। मैं फौरन उठ के कमरे की दीवार पे हाथ फेरने लगा ताकि मैं स्विच ढूंढ सकूं, लेकिन मुझे बटन नहीं मिल रहा था। उस कमरे में रोशनी सिर्फ उसी थाली में जल रही थोड़ी सी आग से आ रही थी, और बाकी की रोशनी नेहा के जलते हुए बालों से। इसी बीच में जैसे ही कमरे के गेट के बाहर तक गया, मेरी उंगली एकदम से दरवाजे में जोर से लगी और मेरा नाखून एकदम से उखड़ गया और मेरी उंगली से खून बहने लगा। मेरे हाथ में बहुत सारा दर्द होने लगा और मैं काफी ज्यादा डरने लगा। ये सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं फिर भी भागता हुआ किचन में गया और मेरे हाथ में जो भी आया उसे उठा लिया। मेरे हाथ में किचन में रखा कुकर था, और तभी मेरे को पीछे से पैरों की आवाज आने लगी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा चेतन के हाथ में चाकू था और वो मेरे सामने एक बहुत ही तेज आवाज में गुर्रा रहा था। वो मुझ पे हमला करने ही वाला था कि मेरे हाथ में मौजूद कुकर से मैंने जोर जोर से उसके सर पे कई सारे वार किए। वो नीचे गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। मुझे अब किसी चीज का कोई होश नहीं था। मैं फौरन भागता हुआ गेट के पास गया। गेट मैंने बहुत ही मुश्किल से खोला और बाहर निकल के उस सुनसान सी रोड पे आगे की ओर बढ़ने लगा। मेरे कान में लगातार काफी तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। इस घटना की ऑफिशियल रिपोर्ट जो आई थी उसके मुताबिक चेतन सिंह, एक 22 साल का लड़का जो कि पहले भी 2 बार काला जादू और एक बच्चे पे एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश के लिए पुलिस के पास जा चुका था। उसने 14 फरवरी की रात को कई तरह के ड्रग्स लिए और उसके बाद अपने दोस्त नेहा और शिवम का कत्ल कर दिया। इस घटना में केवल मैं ही था जो कि जिंदा बचा था, क्योंकि मैं पुलिस को सड़क पर अधमरी हालत में चलता हुआ मिला था। मैंने उनको वो सारी बातें बताई जो कि मेरे साथ हुई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस सब में ड्रग्स और शराब इन्वॉल्व थी, उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल हल्के में लिया। आखिर में बात बस इतनी सी बन के रह गई कि कुछ बच्चों ने भूत बुलाने की कोशिश करी और उनमें से एक पागल हो गया जिसने बाकी सबको मार डाला। 2 हफ्तों तक मैं लगातार साइकियाट्रिस्ट के पास जाता रहा और मेरे कंटिन्यू सेशंस होते रहे। उसके बाद पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। जितना मुझे याद है मैंने चेतन को सर पर काफी जोर जोर से वार किया था और मेरे ख्याल से तो वो मर ही गया था, लेकिन उस जगह पे पुलिस को सिर्फ 2 डेड बॉडीज मिली। चेतन उसके बाद कभी भी पुलिस को नहीं मिला, ना चेतन और ना ही उसका कोई निशान। इस घटना के बाद से मैं कभी भी उस घर की तरफ वापस नहीं गया, लेकिन हर रात मेरे मन में ऐसा ख्याल आता कि मुझे वहां जाना चाहिए। हर रात मुझे अपने कान में ऐसी आवाज सुनाई देती जो मुझे वहां पर बुला रही थी। हमेशा वो सारी घटनाएं मेरे अंदर एक भयानक डर बन के घूमती रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। मेरा नाम संदीप है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये घटना पुणे में हुई थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पर। इस घटना में जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्रवीण, आनंद और ललित, हम चारों लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे।
कोई भी चीज़ होती हम हमेशा साथ रहते थे। हमने आपस में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ललित के पापा की पुणे में जॉब लग गई थी, जो कि मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। इसी वजह से ललित को अपनी पूरी फैमिली के साथ पुणे में शिफ्ट होना पड़ गया। अपने इस दोस्त से दूर होना हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने ललित से वादा किया कि हम हमेशा टच में रहेंगे। और ऐसा था भी, क्योंकि हम अक्सर फ़ोन पे बात कर लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट वगैरह उतना यूज़ में नहीं था। धीरे धीरे हम सबकी बातचीत और भी कम हो गई और हम सभी लोग अपने अपने करियर में बिजी हो गए। बाद में प्रवीण, आनंद और मैं एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए थे, जिसकी वजह से हम फिर से साथ थे और हम इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। बाद में पता लगा कि ललित भी पुणे में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जिसे जानकर हम खुश हुए। 2 साल हो गए थे और हम ललित से बिल्कुल भी नहीं मिल पाए थे। लेकिन इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के बाद प्रवीण ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, पुणे जाते हैं। वहाँ पर उसके कुछ रिलेटिव्स का घर था, जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रह सकते थे और इसी बीच हम वहाँ पे ललित से मिल सकते थे। हमने कहा ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। वहाँ हमारे जाने का पर्पज़ यही था कि हम ललित को सरप्राइज़ देना चाहते थे। दिक्कत की बात यह थी कि जिस शाम हमें प्रवीण के घर जाना था, उस शाम काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। ललित को हमने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि हम वहाँ पर आने वाले हैं और हम उसे वहाँ पहुँचने से पहले बताना भी नहीं चाहते थे। जब हम पारू के रिश्तेदारों के घर पहुँचे तब हमें पता लगा कि वो उस टाइम पर वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की एक मेड को हमारे लिए रोक दिया था, जिसने हमारे लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश बहुत तेज़ हुई थी, इसी वजह से उस जगह पे नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे थे। मेड ने बताया कि उस जगह के लिए आम बात है, फ़ोन पे ठीक से बात अब सुबह तक ही हो पाएगी। जिस जगह पे हम थे उस जगह से ललित का घर अच्छी खासी दूरी पे था, इसीलिए उस टाइम पर वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बारिश भी धीरे धीरे करके हो ही जा रही थी। हमें काफ़ी बुरा लगा कि हम अगले दिन तक उससे मिल नहीं पाएंगे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते 1 कब बज गया हमें पता ही नहीं था। इसी बीच फ़ोन में नेटवर्क्स भी आ चुके थे, लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं था। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे प्रवीण का फ़ोन बजा। उस टाइम पर हम लोग एक दूसरे रूम में सो रहे थे। फ़ोन पे बात करने के बाद प्रवीण हमारे दरवाजे पर आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। बारिश की वजह से भले ही मौसम ठंडा था, लेकिन प्रवीण उस टाइम पर पूरे तरीके से पसीने से भीगा हुआ था और वो ये बताते हुए हमें एकदम कांपने सा लगा कि ललित आज शाम को एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। कल सुबह 4 बजे उसका फ्यूनरल है। हमने उससे फ़ौरन पूछा कि फ़ोन किसने किया था, तो उसने बताया कि आवाज़ इतनी साफ नहीं थी, लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछता, फ़ोन कट गया था। उसने कहा ज़रूर ललित के परिवार को मेरे घर से इस बारे में पता लगा हो कि हम लोग यहाँ पे आए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। ये बात जानकर कि हम जिससे मिलने आए थे वो ही इस दुनिया से चला गया था, हम सभी एकदम से हैरान हो गए थे और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये एकदम से कैसे हो गया। खैर, जिस जगह पे फ्यूनरल था उस जगह पर हम सुबह 3:45 बजे तक पहुंच गए थे। ललित के कई सारे रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स भी उस जगह पर आ चुके थे। वो भी इस बात को देखकर हैरान थे कि हम इतनी सुबह जल्दी उस जगह पर आ चुके थे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक बॉडी को आग देने से पहले एक पंडित उसका अंतिम क्रियाक्रम करता है, जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके। हमें पता चला कि ललित के कुछ रिलेटिव पहले ही पंडित को बुलाने जा चुके थे। वहां पे अब बस सभी लोग पंडित के आने का ही इंतजार कर रहे थे। सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक अकेला आदमी उस जगह पर आया। वो उस जगह पर आया और उसने बताया कि उसे इस जगह पर इस बॉडी का क्रियाक्रम करने के लिए बुलाया गया है। ललित की बॉडी उस टाइम पर सर से लेकर पैर तक एक सफेद कपड़े में लपेटी गई थी। पंडित जो कि अंतिम क्रियाक्रम करते हैं वो लाश को कई बार देख चुके होते हैं और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और अंतिम क्रियाक्रम करने से पहले वो एक बार मरे हुए व्यक्ति के चेहरे पर से वो कपड़ा हटाते हैं ताकि वो कुछ क्रियाविधि कर सकें। और उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को डरा के रख दिया। जैसे ही उस पंडित ने ललित का चेहरा देखा वो एकदम से पसीने से भीग गया और एकदम से बेहोश हो गया। आसपास में खड़े सभी लोग एकदम से हैरान हो गए और कुछ लोगों ने पंडित को उठाया और एक जगह पर जाकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद उस पंडित को होश आ गया
और उसने जो बताया उसे सुन के हम सभी के होश उड़ गए। उसने बताया रात में जिसने उसे उसके घर आके बुलाया कि अंतिम संस्कार करना है, वो और कोई नहीं बल्कि खुद ललित था। उसने कहा उसे इस बात पर पूरा यकीन है कि जिसे उसने देखा था वो और कोई नहीं बल्कि ललित था। पहले तो हमें इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद हर एक शख्स तब शौक में रह गया जब हमारे सामने ही ललित के वो रिश्तेदार वापस आ गए जिन्हें पंडित को बुलाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि इस टाइम पर पंडित को ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उन्हें इतना टाइम लग गया और पंडित सुबह आएगा। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि पंडित उस जगह पर पहले से आ चुका था, वो लोग भी हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने जैसे जैसे उस पंडित को अंतिम क्रियाविधि करने के लिए मना लिया, लेकिन सभी के मन में अब एक अजीब सा खौफ था। पूरी क्रियाविधि के दौरान आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। अगले दिन हम ललित के मम्मी पापा से मिले और उनसे बातचीत करी। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। हम उसकी मौत से काफी ज्यादा दुखी थे और काफी ज्यादा हैरान थे उस आखिरी घटना से। कुछ दिनों बाद प्रवीण और मैं इस पूरी घटना की बात कर रहे थे और बाद में एक बात और जो हमारे बीच में आई वो ये कि हम इस बात का पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर उस रात में हमें फोन किसने किया था। हमने इस बारे में ललित की फैमिली से पूछा भी, लेकिन हमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने हमें फोन किया था। उस टाइम पे हमें एक बहुत ही भयानक चीज का एहसास हुआ, वो ये कि उस रात फोन लाइंस काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। फोन की दूसरी लाइन पर प्रवीण ने जिसकी आवाज सुनी थी वो आवाज काफी ज्यादा धुंधली थी और हो सकता है वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि खुद ललित की थी, जो कि शायद खुद चाहता था कि उसके दोस्त उसके अंतिम संस्कार में आए। बात करें उस पंडित की, इस घटना के बाद वो भी काफी ज्यादा डर गया था। बताते हैं कि उसे काफी ज्यादा बुखार रहा और लगभग एक हफ्ते तक वो बीमार रहा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसने कभी भी रात में 8 बजे के बाद अपने घर के दरवाजे नहीं खोले किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी के अंतिम संस्कार के लिए बात करने आए थे। इस घटना को मानना है ना मानना तो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने इस घटना को पूरी तरह से आपके सामने रख दिया है। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। हॉन्टेड बॉयज हॉस्टल, यही तो नाम रख दिया था उसका, जबकि असल नाम तो था राजा चक्रसेन छात्रावास, बिसलपुर। वहां 4 साल पहले एक 20 साल का लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। न जाने कहां गया, जिंदा है या मर गया, किसी को नहीं पता। हॉस्टल का संचालक था रसूखदार और लड़के का परिवार गरीब, इसीलिए केस फाइलों में ही दबकर रह गया और ज्यादा विरोध करने पर गुमशुदगी का केस करवाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। उसके गायब होने के 12वें दिन में उस हॉस्टल में कोहराम मच गया। कैंटीन से खाना अचानक गायब होने लगा, अन्य लड़कों के सामान अचानक गायब होने लगे और रात के 9 बजते ही वहां की सारी लाइट खुद बंद हो जाती और ऐसी चीखें गूंजने लगती जैसे किसी को बेरहमी से बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा हो। जो चौकीदार पहरेदारी करता सुबह तक ऐसी अधमरी हालत में मिलता कि किसी ने जीवन का सारा गुस्सा उस पर ही उतार दिया हो। अब वहां पर कोई गार्ड काम नहीं करना चाहता था। कई लड़कों ने प्रत्युष, जो लड़का गायब हो गया था, उसे देखने का दावा किया था, क्योंकि अब सभी लोग उसे मरा हुआ मानने लगे थे। धीरे धीरे सब लड़कों ने वो हॉस्टल छोड़ दिया और मजबूरन हॉस्टल संचालक को वहां का हॉस्टल बंद करके अन्य जगह खोलना पड़ा। 4 साल बीत गए, अब उस हॉस्टल के पास कोई भटकता भी नहीं था। एक बार 3 विदेशी मेहमान जो पास का म्यूजियम देखने आए थे, उस समय पर जिसे उस हॉस्टल की देखरेख करने का जिम्मा दिया गया था, उसने पैसे के लालच में उनके हॉस्टल में ठहरने की व्यवस्था कर दी। परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन सुबह एक पर्यटक बदहवास हालत में हॉस्टल के हॉल में मिला और 2 का आज तक पता ही नहीं चला। लेकिन 4 साल बाद फिर से उसके दरवाजे खोले गए। नए हॉस्टल में फुल सीट हो गई थी और प्रत्युष का केस भी ठंडे बस्ते में जा चुका था। इसीलिए कुछ छात्रों ने इस पुराने हॉस्टल में शिफ्ट किया जाना था, तो साफ सफाई और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था इस बार यह हॉस्टल किसको अपना शिकार बनाएगा। पूरा हॉस्टल लगभग तैयार हो गया था, जो कि लगभग 2 मंजिल का था। नीचे का तो सारा काम हो गया था, लेकिन ऊपर के 2 कमरे बाकी थे, एक लाइब्रेरी और दूसरा प्रत्युष का कमरा। दरवाजा काफी समय से बंद होने से जाम हो गया था, इसीलिए बढ़ई को बुलाना पड़ गया
रेनोवेशन का काम जिस एजेंसी को सौंपा गया था उसके हेड सूरज ने जायजा लेते हुए कहा और गोपाल को फोन करके बुलाया। गोपाल को जान पहचान वाले मास्टर जी कहते थे। चुटकी बजाते ही वो कोई भी ताला खोल देता था। लगभग 5 बज रहे थे। सभी मजदूर जा चुके थे। सूरज ही था जो गोपाल के इंतजार में वहां रुका था। सूरज हॉस्टल की छत पर ही टहलते हुए फोन चला रहा था कि अचानक उसे नीचे से आवाज आई। सूरज को लगा कि गोपाल आ गया तो वो नीचे आया और देखा लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था। वाह गोपाल, सच में मास्टर जी हो, आते ही दरवाजा खोल भी दिया, कहते हुए वो अंदर चला गया और पीछे से एकदम से दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद सिर्फ एक चीख सुनाई दी और उसके बाद बिल्कुल शांति। लगभग 7 बजे गोपाल दौड़ता हाफता उस हॉस्टल में आया कि सूरज सर डांटेंगे और कहीं पैसे ना काट लें। उसने सूरज को आवाज लगाई, सूरज सर। तभी सेकंड फ्लोर से आवाज आई, ऊपर हूं, आ जाओ। अंधेरा भी हो रहा था और ऊपरी मंजिल की लाइट नहीं जल रही थी, तो मोबाइल की टॉर्च चलाकर गोपाल ऊपर आया। सूरज दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और उसने नाराज होते हुए कहा, इतना लेट? टाइम दिया था 5 बजे का और 7 बजे आ रहे हो। सॉरी सर, वो थोड़ा घर का काम आ गया था और फिर रास्ते में ट्रैफिक। बस चलो, ये हॉल का दरवाजा और पास वाले कमरे का दरवाजा जाम है, जरा अपने हाथ का हुनर दिखाओ। सूरज ने रौबदार आवाज में कहा, जी साहब। 5 मिनट में ही गोपाल ने वो दरवाजा खोल दिया। ये लीजिए साहब, खुल गया। चलो अब उस कमरे का दरवाजा भी खोल दो, कहकर सूरज और गोपाल उस कमरे की तरफ बढ़ गए। गोपाल ने थोड़ी मशक्कत के बाद उसका दरवाजा भी खोल दिया। ये लो साहब, खुल गया, कहते हुए वो पीछे मुड़ा ही था तो देखा सूरज तो वहां था ही नहीं। साहब साहब पुकारते हुए वो इधर उधर देखने लगा और जैसे ही सामने मुड़ा सूरज खड़ा था। बदन पर कोई कपड़ा नहीं, खून से हाथ पांव और चेहरा सना हुआ, लंबे और धारदार नाखून और पेट से रिसती हुई खून की बूंदें। उसे देखते ही गोपाल की गिग्गी बंद गई और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी उस विभत्स आकृति ने गोपाल की गर्दन पकड़ी और उस कमरे में घसीट लिया और दरवाजा बंद होते ही एक बार फिर से एक लंबी चीख गूंज गई और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा। नए बच्चों को वहां शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उस कमरे और हॉल का काम अभी भी अधूरा ही था। जब हॉस्टल मैनेजर महेंद्र को पता चला तो उसने सूरज को फोन लगाया, लेकिन फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। दोबारा लगाया, फिर भी नहीं। इस सूरज के बच्चे को तो मैं बताऊंगा, पेमेंट तो टाइम पर चाहिए लेकिन काम टाइम पर नहीं करता है। हॉस्टल के मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी। बड़बड़ाते हुए महेंद्र बार बार सूरज को फोन मिला रहा था। तभी बड़े साहब की कार वहां आकर रुकी और महेंद्र झट से पास गया और दरवाजा खोला। अंदर से निर्मल राव, देश के बड़े बड़े शहरों में इनके स्कूल और हॉस्टल्स हैं और बहुत ऊंची ऊंची पहुंच है इनकी। निकले, काम पूरा हुआ महेंद्र? हाँ सर, बस पूरा हो गया है, बस हॉल और एक कमरा बचा है। मतलब पूरा नहीं हुआ, पूरे 5 महीने दिए थे फिर भी काम अधूरा। निर्मल महेंद्र पर बरस पड़ा। सर वो एजेंसी वाला ही, एक ही एजेंसी से ठेका लिया है क्या? बच्चे भी आ गए हैं और मैं उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं देखना चाहता। आखिर पेरेंट्स पैसा खर्च करके अपने बच्चों को भेजते हैं, दूसरे को हायर करो यार, जल्दी खत्म करो। मन में महेंद्र सूरज को कोसता हुआ दूसरी एजेंसी वाले को फोन मिलाने लगा। कुछ दिन बाद हॉल और कमरा दोनों रेनोवेट हो गए। हॉल को लाइब्रेरी और कमरे को फिलहाल खाली रखा गया। इस बार लगभग 20 बच्चे ही आ पाए थे। चमन ने भी इस बार हॉस्टल में प्रवेश लिया था। उसे और भानु को एक कमरा दिया गया था और उन्हें आए हुए लगभग हफ्ता भर हो गया था। अभी तो सब ठीक था, लेकिन सूरज और गोपाल के बारे में कोई ना जान पाया। सो उनके घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। एक दिन स्कूल में चमन और भानु को एक प्रोजेक्ट साथ में करने को दिया गया। हॉस्टल में आकर वो उसे पूरा करने में लग गए। उन्हें कुछ नोट्स बनाने थे तो दोनों लाइब्रेरी में आ गए। काम पूरा होते होते 12 बज गए थे। दोनों नीचे अपने रूम में आ ही रहे थे कि तभी चमन को ना जाने लाइब्रेरी के आगे वाले कमरे में कुछ दिखा। वो डरता तो नहीं था तो उसने भानु से कहा, मेरा पेन लाइब्रेरी में रह गया, तुम चलो मैं लेकर आता हूँ। भानु चला गया और चमन उस कमरे की ओर चला। दरवाजा पहले से ही खुला था। जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही दरवाजा पीछे से बंद।
चमन चिल्लाया, लेकिन उसकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। सुबह वो लाइब्रेरी की डेस्क पर सोता हुआ मिला। भानु ने उसे उठाया। उठ बे। मैं कैसा आया? मैं तो उस कमरे। क्या मतलब कैसे? अपना पेन लेने आए थे ना और यहीं सो गए। अब जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, प्रोजेक्ट जमा करना है, भानु ने मुंह बनाते हुए कहा। चमन असमंजस में स्कूल के लिए तैयार हुआ और दोनों स्कूल आ गए। स्कूल में आज सभी को अपने अपने प्रोजेक्ट जमा कराने थे, लेकिन चमन का क्लासमेट अभिनव एक शैतान बच्चा था। दूसरों को परेशान करना उसका काम था और इसी से तंग आकर उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल में भेज दिया ताकि अब उसे अकल आ जाए। लेकिन वो डरा धमका कर अपना काम निकलवा ही लेता। आज भी उसने अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। उसे चमन और भुवन जाते हुए दिखाई दिए। उसने उनका रास्ता रोका और उनके हाथ से उनका प्रोजेक्ट छीन लिया। ये देखकर शांत स्वभाव के चमन ने एक हाथ घुमाकर अभिनव को पटकनी दे दी और सभी उसे देखने लगे। खुद चमन भी हैरान हो गया कि उसने ये कैसे किया। खैर, स्कूल खत्म होते ही वो हॉस्टल आ गए और हॉस्टल में भी सभी लोग चमन के बारे में बात कर रहे थे। शाम हो गई थी कि तभी अभिनव चमन के कमरे में आया और चमन से लड़ने लगा। तभी सारी बिजली गुल हो गई और लाइट झपकी मारने लगी। चमन के कपड़े फटे पुराने हो गए और चेहरा अजीब तरह से बदल गया। चमन अभिनव को मारने लगा और गुर्राते हुए कहा, मेरे जैसा चमन को नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। और उनका झगड़ा सुनकर संचालक महेंद्र भी आया, जो व्यवस्था देखने आया था। उसने जैसे ही उन्हें रोकना चाहा, चमन महेंद्र की ओर मुड़ा और कहने लगा, मेरी तरह इसे भी दीवार में गाड़ देगा क्या? बोल। महेंद्र और सभी दंग रह गए। ये क्या बोल रहा है चमन? लेकिन तभी महेंद्र के दिमाग में कुछ आया। प्रत्युष? ये कहकर वो पीछे हट गया। हाँ, मैं वही प्रत्युष हूं जिसकी लाश को तुमने उस कमरे की दीवार में दफन किया है। तुम्हारे साथ ही सूरज और गोपाल को तो मैंने उसकी सजा दे दी। अब बचा तू और योगेश। आखिर क्या गलती थी मेरी? पढ़ने आया था ना, लेकिन उस योगेश और उसके दोस्तों ने अपने मजे के लिए मेरी रैगिंग करी। और उस रात जब मैं वार्डन से शिकायत करने गया तो तुमने उसी का पक्ष लिया और मुझे बिना कपड़ों के सजा दी और पीट दिया। जब तक पीटा जब तक मेरी सांस रुक ना गई हो। और पैसों के लालच में तुमने योगेश का साथ दिया। अब और नहीं, अब कोई और प्रत्युष नहीं बनेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं मानता हूं मैंने सूरज और गोपाल के साथ मिलकर योगेश का साथ दिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, लेकिन मुझे जाने दो। महेंद्र रोने लगा। अचानक रोशनी तेज हो जाती है और ये सब बातें भानु के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिसमें महेंद्र अपना जुर्म कबूल करता है। उसके बयान के आधार पर योगेश और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। योगेश और कोई नहीं बल्कि मिस्टर निर्मल, जो कि हॉस्टल के मालिक थे, उनका बेटा था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया। महेंद्र, योगेश और उसके साथियों को उनके किए की सजा मिल गई थी। जब उस कमरे की दीवारों को खोदा गया तो 3 नर कंकाल निकले। एक प्रत्युष का था और 2 उन फॉरेनर्स के। और सूरज और गोपाल के शव हॉस्टल के पीछे खेत में मिले। प्रत्युष का विधिवत अंतिम संस्कार हो गया और अन्य कंकालों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। प्रत्युष के सभी दोषियों को सजा मिली और हॉस्टल को प्रत्युष की आत्मा से मुक्ति। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।